हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट का निकाल दिया है। आज के इस वीडियो में हम जो एनालाइज करने जा रहे हैं वो है ऑफिशियल सैम्पल पेपर को देखते हुए क्या अब स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, आपको रास्ता दिखाना ही हमारा फ़र्ज़ है। आप मेहनत तो कर रहे हो, अगर उसमें अगर सटीक रास्ता हम दिखा देते तो वो मेहनत और रंग लाती है ना। आपको पता होगा मैंने स्टैंडर्ड और बेसिक का पूरा सैम्पल पेपर डिटेल में सॉल्व करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो लिस्ट पे देख सकते हैं और मैं लिंक पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक। और मैंने टर्म 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के 100+ MCQ सीरीज़ भी करा रखे हैं। जो आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो ज़रूर देखें, उनसे भी क्वेश्चंस आ रखे हैं सैम्पल पेपर में, ठीक है। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि चैप्टर वाइज कैसे कौन सा टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा जोर लगाना चाहिए, उसके बाद कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और उसके बाद पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना बच्चों, तभी फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर जो 1 है, रियल नंबर्स। देखो, ये जो वीडियो है वो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है रियल नंबर। अगर इसमें हमारा जो 2 मेन टॉपिक है, ठीक है, 2 मेन टॉपिक हमारा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उसके बाद टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कितने बाद के बाद होगा ये चीज़। एक चीज़ इसके लिए अगर मैं बताऊँ, NCERT आप ढंग से पूरी पढ़ लेना। NCERT का जो एक्सरसाइज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है 1.2 एंड 1.4। ये जो 2 एक्सरसाइज है NCERT के ढंग से कर लेना, ठीक है। देखो, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको चैप्टर का ढंग से अच्छे से नॉलेज है तो आप MCQs आराम से बना पाओगे, ठीक है। मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग नहीं है, आप सिर्फ MCQs कर रहे हो, डायरेक्ट चीज़ें आपने सीखी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं। बोर्ड्स वाले ऐसे ही करते हैं, आपको लल्लू बल्लू कॉन्सेप्ट नहीं देगा। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स लेवल के होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। बोर्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं आपको देगा, इजी होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये 1.2 और 1.4 एक्सरसाइज ही आपको पढ़नी है NCERT से, और उसके बाद चैप्टर वाइज मैं लिंक्स दे दूंगा, वो ज़रूर देख लेना। अभी प्रॉपर स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, LCM HCF क्या होगा, है ना, ये वाले प्रॉब्लम हो गए। उसके बाद कितने प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग होगा, किसके बाद, ठीक है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग है, कितने प्लेस के बाद होगा, कितने ज़ीरोज़ होंगे, ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। टर्म 1 है, MCQs है। और हाँ बच्चों, एक चीज़ और पर्सनल टिप्स में देना चाहूँगा कि ऐसे पेपर में हम दे चुके हैं, आई थिंक आप इस बार पहली बार दे रहे होंगे, आई डोंट नो, बट OMR शीट पर क्या घपला होता है ना, बच्चे वे थोड़ा एग्ज़ाम में थोड़ा हड़बड़ाहट भी होती है, तो आपके दिमाग को शांत रखना होगा। आपने पूरा सही किया है, ऑप्शन 1 का भी है, आपने झट से क्या किया, 1 का और 2 का भी लगा दिया। OMR शीट में ना नज़र इधर से उधर ही लगा दिया। अब क्या करोगे, तो तुम अगर OMR शीट पे तुमने गोला लगा दिया, उसको तुम इरेज नहीं कर सकते, ना ही तुम कट पेट कर सकते हो। काटोगे पीटोगे वो OMR शीट बेकार हो जाएगी, फिर आपको फेल माना जाएगा। तो जब भी आप आंसर्स देखो तो आंसर लिखने से पहले, हाँ 1 का A है ना, थोड़ा शांत होके 1 का A प्रॉपर गोला बनाना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पर्सनल टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ हमारे साथ हो चुकी है, तो आपके साथ ना हो। पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही आसान है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आप NCERT का 2.1 पढ़ो और 2.2 पढ़ो, दैट्स इट। इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि और इसमें से और एक चीज़ देखी जा रही है, अब बेसिक का भी आपने देखा और स्टैंडर्ड का भी देखा। इस चैप्टर से क्या दिया गया है आपको, केस स्टडी के प्रॉब्लम। पिछले साल भी मैंने केस स्टडी के सारे चैप्टर के प्रॉब्लम करवाए थे। मैं कोशिश करूँगा कि उनको अरेंज करके मैं लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन पे। तो 2.1 और 2.2 NCERT करनी है, और मैंने जो चैप्टर करा रखा है, इस चैप्टर के जो MCQs में करा रखा वो ज़रूर देखना है, ठीक है। देखने के बाद इसके केस स्टडी प्रॉब्लम भी मैंने करा रखे हैं, ठीक है, और बेसिक का भी स्टैंडर्ड का भी, और सेपरेट में पिछले साल जो वीडियो बना रखी वो आपको बहुत हेल्प करेगी, तो उसकी भी मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देखना है। इस चैप्टर से केस स्टडी प्रॉब्लम आ रहे हैं। केस स्टडी प्रॉब्लम क्या होगा, पैराबोला, ठीक है। बेसिक वालों के लिए तो बहुत ही ईजी था कि भैया कितने ज़ीरोज़ होंगे, अगर 2 ज़ीरोज़ है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 ज़ीरो तो क्यूबिक बोलेंगे, है ना। सिंगल ज़ीरो है तो वो
लीनियर हो जाएगा, इस टाइप का होगा। तो जो कितना डिग्री होता है, मतलब बेसिक चीज़ें ही आएंगी। हर चैप्टर का बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप चीज़ें आराम से कर पाओगे। ठीक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ना बेटा आपको क्या करना, आपने देखा होगा जो बेसिक लो या स्टैंडर्ड लो, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम आप कर लो। और 3 जो रेशियो वाला है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है, उसमें कितने सोल्यूशन होता है, कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद छोटे छोटे जो 1 लाइनर 2 लाइनर प्रॉब्लम है ना आपकी पूरी NCERT में, वो ढंग से कर लो। ठीक है, 1 लाइनर 2 लाइनर प्रॉब्लम को भी MCQs में बना के डाला जा रहा है, तो आपको प्रिपेयर होकर जाना है। जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है, जैसे जो जिनको लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, वो मत करो, वो नहीं आएगा, उसको स्किप करो। ये स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि डायरेक्ट MCQs करने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले NCERT पढ़ो, NCERT पूरी पढ़नी है इस चैप्टर की। और जो मैंने 3 आपके केस होते हैं ना, 1 सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। के की वैल्यू कब किस पर होगा, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। और 1 लाइनर 2 लाइनर प्रॉब्लम भी ज़रूर अच्छे से पढ़ो, इस पर भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसके बाद चैप्टर आ जाता है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स पे जो मेन क्वेश्चन है ना, वो ये है कि जितने भी थ्योरम है, ठीक है, 6.1 से लेकर 6.9 तक का जो थ्योरम है बच्चों, प्रूफ ना आए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थ्योरम क्या कहती है वो आपको पता हो, थ्योरम का क्या मतलब है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, एक आध वो सॉल्व करो, समझो चीज़ों को। तो सारे थ्योरम आपको पता होने चाहिए। ये है, जैसे थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन आया था, बेसिक में भी स्टैंडर्ड में भी। थेल्स थ्योरम, अगर एक ट्राइंगल है बाइसेक्ट करती है तो उनके रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉब्लम बेसिक में भी आया, स्टैंडर्ड में भी आया। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद जब 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। इस टाइप की ये कुछ थ्योरम है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद एक थ्योरम है 6.6 थ्योरम, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ऐसे प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके लेंथ का रेशियो तो इक्वल होता ही होता है, साथ ही साथ उसके पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होता है। तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने करा रखा है, कुछ दिन पहले ही ट्राइंगल्स वाला भी करा दिया मैंने, सारे चैप्टर के करा दिए 100+ MCQ सीरीज़, वो करो। और ज़्यादा बेहतर के लिए आप बेसिक और स्टैंडर्ड वाला पूरा पेपर सॉल्व करो डीप में, वो मैंने पूरा सॉल्व करा रखा, वो भी देख लेना, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको इसमें, चैप्टर नंबर 6 में। NCERT के सारे करो, उसके बाद उसके बेस छोटे मोटे एक आध क्वेश्चंस करो, और उसके बाद मैंने जो चैप्टर करा रखा है, ठीक है ना, MCQs, वो ज़रूर देखो, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं कि सेम टाइम पे इस लेंथ का शेडो इतना है तो टावर का शेडो कितना होगा, ऐसे प्रॉब्लम भी पूछे गए हैं। तो वही है, सिमिलर क्राइटेरिया का यूज़ होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आपका केस स्टडी का प्रॉब्लम बना है, इस चैप्टर से केस स्टडी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं क्या, पूछे गए हैं, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, अगर बेसिक नॉलेज क्लियर है ना, बेसिक चीज़ें जब आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। एक्सरसाइज 7.1 NCERT और 7.2 दैट्स इट, इसको ढंग से कर लो पूरा। और मैंने जो इस चैप्टर का MCQs करा रखा है 100+, उसको देख लो, एग्जाम में फोड़ के आओगे आप, ठीक है। केस स्टडी कोई मामूली बात नहीं है, केस स्टडी में कुछ दे दिया होगा, ये यहाँ पर है वो वहाँ पर है, तो बस उसके कोऑर्डिनेट देखने होंगे और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। कभी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, कभी उनके बीच की डिस्टेंस पूछेगा, कभी मिड पॉइंट पूछेगा, कभी सेंट्रोइड पूछेगा। तो बस फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, दैट्स इट। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने देखा है आपको 8.1 से लेके 8.3 तो पूरा ढंग से करना चाहिए, ढंग से आना चाहिए। और 8.4 में बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं। बेसिक चीज़ें मतलब 1/cos क्या होता है, सेक होता है, कुछ जो फार्मूला बेस्ड है, छोटे मोटे जो 1 लाइन 2 लाइनर प्रॉब्लम होते हैं या 3 लाइनर प्रॉब्लम होते हैं, जिनको हमको सॉल्व करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, ऐसे प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम मत देखो। इसके लिए मैं ख़ास तौर पर रिकमेंड करूँगा कि RD शर्मा या RS अग्रवाल की जो 3 लाइनर 4 लाइनर वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है, उससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। और मैंने ये ऑलरेडी करा रखा है,
आज से शायद 2 साल पहले करा रखा था, 3-4 वीडियो बना रखे थे मैंने RDRS के। तो अगर आपको देखना है ना RD शर्मा RS अग्रवाल ऐसे लिख देना, क्लास 10th RD शर्मा प्रॉब्लम या RS अग्रवाल प्रॉब्लम या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। मुझे ढूंढनी पड़ेगी, अगर मेरे को मिल जाती है मैं ढूंढूंगा, हालांकि टाइम थोड़ा कम होता है। मैं कोशिश करूंगा, इसकी भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर नहीं डाल पाए कैसे सर्च करना है वो मैं बता चुका हूँ। अभी इंपॉर्टेंट बुक्स की भी बात करूँगा। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक में भी स्टैंडर्ड में भी, बट इतना इजी आएगा आई डोंट थिंक, बट CBSE ने बोला है तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 फॉर्मूले हैं आपके, बेसिक एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ठीक है, इसके फॉर्मूले, और बस फिगर का अच्छा नॉलेज हो, ठीक है, कौन सा फिगर है, किसमें से क्या माइनस करना है, क्या ऐड करना है। मैं कहूँगा इसके लिए सिर्फ NCERT पूरी पढ़ लो, चैप्टर नंबर 12 NCERT पूरी पढ़ लो, छोटे बड़े क्वेश्चन सारे लगा लो। फिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ये टर्म 1 में प्रोबेबिलिटी में आपने देखा होगा आपसे ताश के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे ताश तो पूछा ही जाता है, जो गड्डी वाला है ना, कार्ड्स वाले प्रॉब्लम वो पूछे जाएंगे, आपसे कॉइन वाला पूछा जाएगा और आपसे लूडो वाला पूछा जाएगा। ये 3 टाइप के प्रॉब्लम आते ही आते हैं, ठीक है। और इसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपसे खास तौर पर रिकमेंड करना चाहूँगा कि NCERT एक्सरसाइज 15.1 एंड 15.2 को ज़रूर पढ़ें, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और साथ ही साथ जो बेसिक चीज़ें हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से छोटी नहीं होती, 0 और 1 के बीच में होती है। और ठीक है, जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और जोड़ोगे तो 1 आता है। ऐसी बेसिक चीज़ें भी आ सकती हैं MCQs में, ठीक है। इन सभी चैप्टर्स के मैंने ऑलरेडी करा रखे 100+ MCQ सीरीज़, वो नीचे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वो ज़रूर देख लेना, वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स की, बात कर लेते हैं, ठीक है। मुझे किसी ने कोई रुपए पैसे नहीं खिलाए हैं जो मैं उनकी प्रमोशन तारीफ़ करूंगा, बट जो जायज़ है वो बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, आपको NCERT तो बेटा पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको NCERT एग्जाम्पलर में क्या पढ़ना है बेटा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी MCQs हैं, ओनली MCQs, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पलर के MCQs जो हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आपके पास बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, फ़र्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी बेसिक वाले का वीडियो देख सकते हैं, बेसिक वाले बच्चे भी स्टैंडर्ड वीडियो देख सकते हैं, इससे आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। बेसिक वाले बच्चे ये मत सोचना कि हम स्टैंडर्ड का करेंगे तो उनका बहुत टफ आता है, हमारा तो टफ नहीं आएगा। बेटा थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम देख लोगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ है वो आपको और ईजी लगने लगेगी, ठीक है। और 3rd नंबर पर मैं जो रिकमेंड करूँगा वो मैं करना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस जो मैं करवाता हूँ या तो वो देख लो, ठीक है, वो देखो, वो तो देखना ही देखना है। साथ ही साथ आप क्या देख सकते हैं, जो मार्केट में अभी नए सैम्पल पेपर आएंगे। अभी बेस्ट कौन सा है, अभी मार्केट में आई भी नहीं है, आने वाली है, इस हफ्ते तक आ जाएंगी। तो मैं 2-4 खरीद लूँगा और फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो उनको ज़रूर करो, वो प्रैक्टिस है, ठीक है, वो प्रैक्टिस है। और वो जो बुक्स लोग छापते हैं ना, वो कैसे करते हैं, वो भी पिछले प्रीवियस के क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन, RD शर्मा के क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ वहाँ बुक से छाट के वो आपके लिए बना देते हैं, बोला ये लो हमने बनाया है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, RD शर्मा के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, पीछे के RD शर्मा के MCQs लगा रहे हैं, RS अग्रवाल के लगा रहे हैं, NCERT एग्जाम्पल लगा रहे हैं, अपने NCERT ढंग से पढ़ी है, मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो उन बुक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट खरीदने में कोई घाटा नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन परफेक्ट, गर्ल परफेक्ट, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। टाइम टेबल की वीडियो मैंने कल बना दी थी, उसको देखना है। इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक्स डाल दूंगा, उनको ज़रूर देख लेना। टर्म 1 का सिलेबस तो बहुत ही आसान है, पेपर भी बहुत ही ईजी आएगा। आपने खुद देखा है पेपर कितना आसान है, ठीक है। और हाँ, पढ़ाई करो, हर किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी पढ़ के आप एग्ज़ाम में फोड़ सकते हो। अगर आपने शुरू से भी नहीं पढ़ा है ना, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, अभी से पढ़ के अभी आप एग्ज़ाम में फोड़ सकते हो, इतना ईजी सिलेबस है, ठीक है। तो बस अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।